नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। देश कोरोना महामारी से जंग लड़ रहा है। वायरस के संक्रमण और बीमारी से अपनों को बचाने के लिए आम आदमी लड़ रहा है। ये एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी है जिसका सामना मिलजुल कर ही किया जा सकता है। वक्त की इसी मांग ने कुछ लोगों को अपने पराये नफे नुकसान और स्वार्थ को छोड़कर कुछ बड़ा करने की प्रेरणा दी है। हमारे आपके आसपास ऐसे तमाम लोग हैं जो इंसानियत का फर्ज निभा रहे हैं, बिना लालच के दूसरों की जान बचाने में लगे हुए हैं। मुश्किलों के हर दौर में ऐसे लोगों ने मिसाल कायम की है। जी मीडिया ने हमेशा ऐसे लोगों के जोश, जुनून और जज्बे को सलाम किया है ताकि उनकी कहानी दुनिया के सामने आ सके, उनके जैसे तमाम लोगों को और बेहतर करने की प्रेरणा मिल सके। अपनी इसी परंपरा और विश्वास को कायम रखते हुए हम ऐसे योद्धाओं को सलाम कर रहे हैं। और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की इस खास पेशकश सलाम इंडिया में आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं रायपुर के श्री कृष्णा हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर एसपी साहू से। डॉक्टर एसपी साहू जी, बहुत बहुत स्वागत आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। आपसे हम बात करेंगे, आपके बारे में हम जानेंगे, सवाल भी कई पूछेंगे, लेकिन सबसे पहले हम दर्शकों को यह भी बताते हैं कि आपने जो अब तक किया है उसकी झलक क्या है। आप एक मध्यम परिवार से आते हैं, लेकिन आपने अपनी मेहनत से आज 40 बेड का अस्पताल खड़ा किया है और इस अस्पताल में डॉक्टर एसपी साहू न सिर्फ खुद 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं, बल्कि इस अस्पताल में स्त्री रोग विशेषज्ञ भी प्रतिदिन उपलब्ध रहती हैं। श्री कृष्णा हॉस्पिटल में हर वो सुविधा मौजूद है जिससे मरीजों को बेहतर से बेहतर इलाज मिल सके। डॉक्टर एसपी साहू शुरुआत से ही ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा को एक नया रंग रूप देना चाहते थे। इन्होंने साल 2010 में श्री कृष्णा हॉस्पिटल खरौरा छत्तीसगढ़ की नींव रखने के साथ ही अपनी इस इच्छा को पूरा भी किया। डॉक्टर साहू ने शुरुआत में केवल 10 बेड के साथ हॉस्पिटल की शुरुआत की, लेकिन आज इस बड़े हॉस्पिटल में मरीजों के लिए 40 बेड की सुविधा मौजूद है। खरौरा जैसे दुर्लभ क्षेत्र में आज मॉडर्न फैसिलिटीज से लैस ऐसे हॉस्पिटल का होना आम लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। चिकित्सा क्षेत्र में गांव को आत्मनिर्भर बनाते डॉक्टर एसपी साहू के प्रयासों को इंडिया सलाम करता है। बिल्कुल, हम सलाम करते हैं डॉक्टर एसपी साहू जैसे लोगों को और अब हम उनसे सवाल जवाब करेंगे। डॉक्टर एसपी साहू जी, एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस खास कार्यक्रम सलाम इंडिया में। जी नमस्कार। डॉक्टर एसपी साहू जी, पहला सवाल यही है कि जहां डॉक्टर्स गांव की अपेक्षा शहरों में रहकर वहां पर लोगों की सेवा करने का काम करते हैं, पसंद भी करते हैं कि शहरों में उनकी ड्यूटी लगे, लेकिन आप एक एमडी मेडिसिन होते हुए भी एक छोटे से गांव की तरफ गए, वहां पर ये सारा काम शुरुआत की, लोगों तक मदद पहुंचाई, लोगों तक वो इलाज की सुविधा पहुंचाई जो अब तक उनके पास नहीं थी। ये कैसे संभव हो पाया? ये प्रेरणा आपको कैसे मिली? जी, जब से मैं मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था तब से मेरी इच्छा थी कि मैं गांव में सर्विसेज दूं और यही इच्छा मन में रहते हुए ये आज साकार हो पाई है। ये एक्चुअल में लोगों से सुनता था कि नहीं, डॉक्टर गांव में जाना पसंद नहीं करते हैं, गांव में काम करना पसंद नहीं करते हैं। तो ये जो था इसको तोड़ना था कि ये मन में ये था कि इसको तोड़ा जाए, कुछ अलग किया जाए। बिल्कुल, और कुछ अलग आपने किया है और आपने उस लीग से हटकर किया है जो हर कोई नहीं कर पाता, लेकिन इसको करने के लिए तमाम सारे चैलेंजेस आपके सामने आए होंगे। उपलब्धता हर चीज की गांव में मौजूद नहीं होगी, तो जब आपने यहां पर शुरुआत की तो वो चुनौतियां क्या कुछ थी उसके बारे में बताइए, ताकि आपसे प्रेरणा लेकर हो सकता है कि कुछ डॉक्टर्स गांव की तरफ जाएं और आपके जैसा काम करें। जी, गांव में चुनौतियां तो बहुत सारी आई है क्योंकि हर चीज़ वहां पर अवेलेबल नहीं होती है, और चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स की बात करें, चाहे वो
आप मटेरियल या इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह की बात करें, जी। हमको सब नहीं मिल पाता है। गांव में जैसे अगर हॉस्पिटल चला रहे हैं तो हमको डॉक्टर्स की एक टीम होती है जो जनरली मिल के काम करती है। जी। जैसे डायग्नोसिस है, डायग्नोस्टिक्स एक अलग होता है डिपार्टमेंट, जिससे हमें बीमारी के बारे में पता चलता है और उसका आगे इलाज करते हैं। लेकिन ये गांव में पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि हमारे कलीग डॉक्टर्स वहां पर नहीं रहते हैं। और इसी तरह जो है दक्ष स्टाफ भी मिलना मुश्किल होता है। हम कोशिश करते हैं, अभी तो हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे देकर हम बुलाना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमको दक्ष स्टाफ नहीं मिल पाते हैं। जी। तो ये स्किल्ड स्टाफ और हमारे जो कलीग जो डॉक्टर है जिसकी वजह से हम लोग हॉस्पिटल चला पाते हैं, ये सब की कमी तो रहती है वहाँ पर। बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर साहब एक सवाल ये भी है कि चूंकि टारगेट पीपल जो होते हैं शहरों में, अगर हॉस्पिटल खुलते हैं तो लोग बड़ी आसानी से डॉक्टर को फीस भी दे देते हैं और तमाम उपचार कराने के लिए अगर पैसों की ज़रूरत होती है तो वो खर्च भी कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पर कैपिटल इनकम ज़्यादा होती है, लोगों के पास पैसे भी माने जाते हैं कि उनके पास होते हैं। लेकिन गांव में ऐसा नहीं होता। गांव में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, गिने चुने होते हैं, जिनके पास वो इतने सक्षम होते हैं कि इलाज भी करा सकें और जितनी जेन्युइन फीस है उसको दे सकें। तो ये दिक्कतें आपके सामने भी आती होगी, फाइनेंशियल कैसे आप इसको मैनेज करते हैं? जी जी, गांव में जो लोगों के पास पैसे तुरंत में नहीं होते हैं, लेकिन गांव में एक बहुत अच्छी बात जो मुझे सुकून देती है जी, कि गांव का आदमी आता है ना, अगर वो बोल के जाता है कि ठीक है डॉक्टर साहब मैं आपको पैसे बाद में दे दूंगा, तो हमको ये दिक्कत नहीं होती है कि वो पैसे लाके नहीं देंगे, वो दे देते हैं। हाँ, ये होता है कि तुरंत में पैसे उनके पास नहीं होते हैं। तो ये सारी चीजें हमको थोड़ी प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन ये हम एश्योर भी रहते हैं। और गांव के मरीज जो होते हैं बहुत आसानी से समझ जाते हैं, कुछ भी चीज समझाओ तो उनको समझ आ जाती है, डॉक्टर पे विश्वास करते हैं, डॉक्टर पे भरोसा करते हैं। जबकि यही चीज जो शहर में ये देखने को नहीं मिलती है। लोग गूगल पे सर्च करते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत कंफ्यूजन रहता है दिमाग में कि डॉक्टर बराबर दवाई दे रहा है कि नहीं, दवाई के साइड इफेक्ट बहुत सारे उन लोग को मालूम भी होते हैं गूगल पे देख के। तो ऐसे समय पे इलाज करना थोड़ा कठिन होता है। बिल्कुल। हाँ, वहीं ये होता है कि हाँ भले पैसे कम है, लेकिन डॉक्टर ये विश्वास बहुत ज्यादा होता है। बिल्कुल, और विश्वास आपको ताकत देता है, क्योंकि अगर आप गांव में मौजूद उन व्यवस्थाओं के बीच जी अगर अस्पताल खोल रहे हैं, उसका संचालन कर रहे हैं, तो ये विश्वास ही है जो आपको वहां पर बांधे हुए है। लेकिन अगर बात कर ली जाए डॉक्टर साहब कोरोना काल की, तो तमाम चुनौतियां शहरों में भी देखने को मिली हैं, गांव की तरफ भी कोरोना गया है इस बार तो दूसरी लहर में। तो किस तरह के आपको परेशानी या किस तरह से आपने यहाँ पर काम किया है कोरोना काल में? जी, कोरोना काल में हमको बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है। कोरोना काल का अगर मैं समय याद करता हूँ जी, तो इट वॉज लाइक ए नाइटमेयर। एक बुरे सपने की तरह था वो। लोग बीमार हो रहे थे, ऑक्सीजन की कमी थी। हमारी गाड़ी, हमको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा ऑक्सीजन की कमी की वजह से जी, क्योंकि ऑक्सीजन के लिए ये होता था कि हमारी गाड़ी सुबह से जाती थी तो शाम तक हमको 2 ही सिलेंडर मिल पाते थे, और हमारे कोई ड्राइवर जो ऑक्सीजन जो सप्लाई करते हैं वो उनकी गाड़ी अभी नॉर्मल रूटीन केस में वो खुद आके सब छोड़ के जाते हैं, लेकिन उस समय हमको गाड़ी भेजना पड़ता था और हमारे ड्राइवर सब छुट्टी पे चले गए थे। हमारे स्टाफ बहुत सारे कम हो गए थे, लोग काम नहीं करना चाह रहे थे। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। हम लोग रात भर जब केवल ऑक्सीजन के लिए ही मेहनत करते रहते थे। बिल्कुल, ये प्रॉब्लम तो हुई होंगी। दूसरा चीज जो है, नंबर ऑफ पेशेंट्स बहुत ज़्यादा थे। जी, नंबर ऑफ पेशेंट्स ज़्यादा थे, स्टाफ हमारे कम हो गए थे। कुछ लोग ही काम करने के लिए तैयार हुए और जो तैयार थे वो काफ़ी कम थे। जी, लेकिन इस स्थिति में भी आपने इस हॉस्पिटल का संचालन किया, लोगों का इलाज किया, बड़ी संख्या में लोग एडमिट भी हुए, उनका भी उपचार किया। तो आपको कभी डर नहीं लगा कि आपकी वजह से, या आप इन लोगों के बीच रहते हैं जो कोरोना पॉजिटिव हैं, आपके परिवार में कहीं ये संक्रमण ना फैल जाए? क्योंकि गांव में आमतौर पर इसको लेकर ज़्यादा धारणाएं भी होती हैं कि भाई फलाना व्यक्ति कोरोना व्यक्तियों का इलाज कर रहा है, कोरोना संक्रमण का इलाज कर रहा है, तो हो सकता है कि उससे लोगों में फैल जाए, तो दूरी बनाकर रखो। कुछ इस तरह का सामना करा आपने? जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है।
एक्चुअली ये डर तो जैसे ऐसे डॉक्टर मुझे तो नहीं होता है, लेकिन एक चीज जो है एक डर सताता था कि मैं जो लोगों के बीच में काम कर रहा हूँ तो ये तकलीफ जो है ये घर तक ना पहुँच जाए। तो इसको निपटा, इसके लिए हमने क्या किया कि मैंने वहीं पर स्टे करने की व्यवस्था की है और मैं हॉस्पिटल में ही स्टे करता था, वहीं पे खाना पीना रहना सब किया मैं कंटिन्यू 1 महीना वहाँ पे काम किया है। मैं घर नहीं आया इस बीच में, और जब ये सब कम हुआ है तब फिर मैंने पहली बार मैं गया था 1 महीने। जी, ये त्याग होता है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, और आपके त्याग को देखकर आपकी पूरी टीम ने भी वो त्याग किया है कि हॉस्पिटल में रहकर ही अपना जीवन यापन किया, जैसे तैसे गुजारा किया, क्योंकि बाहर निकलते तो संक्रमण फैलने का खतरा ज़्यादा होता। डॉक्टर साहब, आपने गांव में हॉस्पिटल बनाया, 10 बेड से शुरुआत की और अब एक ठीक ठाक हॉस्पिटल आपने बना लिया है जो लोगों की मदद कर रहा है। लेकिन आपके फ्यूचर के प्लान क्या हैं? क्योंकि आपने अभी तो बहुत अच्छा काम किया है, आगे आप किस तरह से इस काम को और बढ़ाना चाहते हैं? जी अभी तो ये शुरुआत है। मैंने अभी तक ऐसा ही किया है, जितनी भी मेरी इनकम थी मैं उसको इन्वेस्ट करता गया जी, ताकि उसको और बेहतर से बेहतर बना सकूं। अभी भी मेरा यही है कि मैं इसको और बेहतर बनाऊं। अभी सुविधाओं में मैंने सब कुछ तो ऑलमोस्ट मेरे हो चुके हैं, मुझे जितना चाहिए था उतना मैंने बना लिया है जी। अब मेरा नेक्स्ट ये रहेगा कि लोगों को कम से कम पैसे में बेहतर से बेहतर सुविधाएं देना है। उसके लिए कुछ मैं फ्री करने का, जैसे डायलिसिस, मतलब किडनी के जो मरीज होते हैं वो सबसे ज़्यादा परेशान रहते हैं क्योंकि उनको रेगुलर डायलिसिस की ज़रूरत होती है और वो उस बीमारी से उबर नहीं पाते हैं और इस बीच में वो काम भी नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में उनका इनकम ज़ीरो हो जाता है और खर्च लगातार चलता रहता है। तो इसको देखते हुए मुझे डायलिसिस, एक फ्री डायलिसिस करने का मैंने अपना संकल्प लिया है कि मैं आगे फ्यूचर में अपने हॉस्पिटल में डायलिसिस मुफ्त में करूंगा और ये शायद 1 महीने के अंदर ही मैं चालू कर पाऊँ। जी, बहुत शुभकामनाएं आपके इस प्लान के लिए, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं, हमने अभी जाना कि आपकी हॉस्पिटल में स्त्री रोग विशेषज्ञ गायनो डॉक्टर भी अवेलेबल रहती हैं, जो गांव की महिलाओं को यदि कोई परेशानी होती है तो उनका इलाज भी करती हैं। और ख़ास तौर से गांव की महिलाओं में इन दिक्कतों को लेकर देखा ही जाता है कि बाद में ये दिक्कतें बड़ी हो जाती हैं, कई बार महिलाओं की जान तक चली जाती है। तो ये किस तरह के आप उन तक इलाज पहुंचाते हैं, और आप अपने हॉस्पिटल के बारे में सर बताइए कि किस तरह से ये और ट्रीटमेंट करता है और क्या कुछ इसमें सुविधाएं हैं अभी? जी, स्त्री रोग से संबंधित अब मेरे पास जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो स्त्री रोग से संबंधित सारी बीमारियों को, जैसे हमारा वो सोनोग्राफी भी वहीं पर करती हैं जी। तो हमारे पास सोनोग्राफी की सुविधा है जिससे हमें तुरंत के तुरंत बीमारी का पता चल जाता है। डायग्नोस्टिक में लैब जो है हमारे पास फुल इक्विप्ड है तो डायग्नोसिस भी हो जाती है। तो ऐसा कोई भी बीमारी नहीं है जो वहाँ पर हम लोग इलाज नहीं कर सकते हैं स्त्री रोग से संबंधित। जी, अभी हमारे पास सभी तरह की इलाज की सुविधा है स्त्री रोग डिपार्टमेंट में। जी सर, चूंकि कोरोना काल में गांव में आपका हॉस्पिटल था, आपने इलाज किया, आपकी पूरी टीम हॉस्पिटल में ही रुकी है और आप भी खुद 1 महीने तक हॉस्पिटल में ही रुके हैं, तो गांव वालों से कैसा आपको सपोर्ट मिला? गांव वाले क्या कहते थे आपसे? जी, कोरोना काल में गांव वालों का सपोर्ट था ही, लेकिन मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा मेरे स्टाफ को जो मेरे साथ हमेशा रहा। और ऐसे समय जहाँ पर लोग अपने परिजनों को छोड़ देते हैं, मेरा स्टाफ उस समय पूरे दिन रात काम किया, 24 घंटे काम किया। और मैं अपने स्टाफ में आईसीयू के स्टाफ हैं जो जैसे ज्योति है जी, गीता है, ये सारे स्टाफ जो हैं बहुत अच्छा काम किए। इसके अलावा भी जो मेरे पैरामेडिकल स्टाफ्स हैं, जैसे मेडिकल फार्मेसी के स्टाफ हैं, रिसेप्शन के स्टाफ हैं, ये सारे स्टाफ भी बहुत अच्छे से, लेबोरेटरी के स्टाफ्स हैं, ये सब लोगों ने मेरा बहुत सहयोग किया जी। और जिसके कारण ही मैं कोरोना में पेशेंट को देख पाया। जी,
कोरोना की जब दूसरी लहर आई तो शहरों में तो इसका कहर देखने को मिला और बड़ी संख्या में लोग बीमार हुए, संक्रमित हुए, अस्पतालों में इलाज शुरू हुआ, कई तरह की दिक्कतें आई, ऑक्सीजन की कमी महसूस की गई, इंजेक्शन की कमी महसूस की गई, लोग परेशान भी हुए। आपके हॉस्पिटल में या आपके गांव में क्या स्थिति बनी उस दौरान जब पीक पर था ये कोरोना का दूसरा लहर? जी जी, जैसे सब जगह था वैसा ही सेम खरोरा में भी था, लेकिन एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी जो थी हमको जो फेस करनी पड़ी कि हम लोग को जैसे अगर किसी की डेथ हो जाती है तो हम शहर में तो ये था कि नगर निगम वाले ले जाते थे जी। लेकिन ये जिम्मा जो हमारा था ये पेरीफेरी में होते हुए हमको ही करना पड़ रहा था कि मैं जैसे किसी की डेथ होती है तो उनको घर तक छोड़ना या उनका संस्कार के स्थान तक ले जाना, ये सब काम हमको ही करना पड़ रहा था जी। तो ये सबसे बड़ी समस्या हमारे पास आ गई थी। डॉक्टर साहू जी, आप लोगों को जागरूक भी करते हैं कि वो मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें ताकि कोरोना से बचे रहें, क्योंकि देखने में ये आया था कि गांव के लोग इस मामले में थोड़ा सा कम ध्यान दे रहे हैं। शहरों में तो मजबूरी कानून का भी पालन होता है, पुलिस भी वहाँ पर मौजूद रहती है, लेकिन गाँव में ऐसा होता नहीं है कि वहाँ पर पुलिस मौजूद रहे। तो लोग किस तरह से इसको मैनेज कर रहे थे? आपके गाँव में क्या स्थिति थी? जी हाँ, ये आपने बिल्कुल सही कहा। गांव में लोग थोड़ा सा केयरलेस होते हैं, मास्क को ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। इनफैक्ट जब बात करना होता है तो वो मास्क उतार के ही बात करते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में हमने बीच बीच में, क्योंकि अब जो है जो सोशल मीडिया है जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इसमें हमने कुछ वीडियोस बनाए थे जो हम बीच बीच में डालते गए जी, ताकि लोगों के बीच में अवेयरनेस आए और इस बीमारी से बच सकें। जी। एसपी साहू जी, अभी बात ब्लैक फंगस की भी हो रही है, बात तीसरी लहर की भी हो रही है, तो खतरा कम तो हुआ लेकिन टला नहीं है। तो इसको लेकर क्या प्लानिंग आप कर रहे हैं? तीसरी लहर को लेकर या जो ब्लैक फंगस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्या आपके संज्ञान में भी इस तरह का कोई मामला सामने आया है जो पोस्ट कोविड इफेक्ट के चलते लोग परेशान हुए हों? जी, ब्लैक फंगस का मामला अभी तक तो मेरे हॉस्पिटल में कोई नहीं आया है, लेकिन हमारी तैयारी पूरी है। अगर किसी समय कुछ होता है तो हमने पूरी तैयारी करके रखी हुई है। हम उससे निपटने के लिए तैयार हैं पूरी तरह। जी। और लोगों को आप किस तरह से आगे जागरूक करेंगे, क्योंकि अभी तीसरी लहर भी आने वाली है और लोग अगर मामले कम होते हैं तो उसके बाद केयरलेस होना शुरू हो जाते हैं। शहरों में भी हम देखते हैं और हमने देखा भी कि पहली लहर जब कम हुई, कोरोना के मामले बहुत कम हो गए तो लोग केयरलेस हो गए, लोग लापरवाही करने लगे और इसका नतीजा ये हुआ कि पूरे देश में दूसरी लहर का कहर देखने को मिला। तो अभी आप कैसे उन लोगों को बताएंगे कि अभी सावधानी बरतनी है? जी, अभी हमने पूरा जो हमारे पास जो पुराने पेशेंट आए हुए हैं, चाहे वो ओपीडी में है, चाहे वो एडमिट पेशेंट है, चाहे वो ओपीडी में दिखाए हुए हैं, हमने इसका पूरा, क्योंकि हमारे पास सॉफ्टवेयर है तो हमने उस सॉफ्टवेयर से पूरा डेटा निकाला है, उनके नंबर्स लिए हुए हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि एक ग्रुप बना के उन पे समय समय पर उनको जानकारी देते रहें। जी। और ऐसा ही हमने फेसबुक को भी इस्तेमाल किया है। फेसबुक के तरह को भी हम इसी काम के लिए यूज़ कर रहे हैं। जी, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन डॉक्टर साहब, देखने में ये आता है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो चाहते हैं कि कुछ अच्छा काम करें लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। दिक्कतें आती हैं हर किसी के जीवन में, हर कोई अच्छा काम करते समय कुछ ना कुछ बाधाएं आती हैं, लेकिन वो शायद उन बाधाओं से या तो डर जाते हैं या वो कदम नहीं बढ़ा पाते। तो उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? क्योंकि आपने एक मिसाल पेश की है, 10 बेड से 40 बेड तक आप पहुँचे हैं, एक गाँव में अस्पताल बनाया है जो संभवतः 100 में से 1 या 2 लोग आप जैसे सोचते होंगे कि गांव में अस्पताल बनाया जाए, क्योंकि हर कोई पैसा भी कमाना चाहता है पैसा लगाकर, लेकिन आपकी सोच अलग है। तो ये प्रेरणा कैसे आप दे सकते हैं लोगों को? जी जी, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो होता है, ये सब काम करने के लिए फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जी। मुझे मेरे फैमिली से पूरा सपोर्ट मिला। मेरी वाइफ है डॉक्टर दीपाली साहू, तो
being a doctor, she understand my responsibility and liability. तो उन्होंने कभी मुझे रोका नहीं। दूसरा, मेरे बच्चों ने भी बहुत सपोर्ट किया है। और तीसरी बात यह है कि जब हम अच्छा काम करने जाते हैं तो ऊपर वाला साथ हमेशा देता है और वो रास्ते खोलते जाता है जी। कहीं पर भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई अभी तक। तो आपकी वाइफ भी इसी हॉस्पिटल में आपके साथ हाथ बटाती हैं, लोगों की मदद करती हैं, इलाज करती हैं? जी जी, वो मैनेजमेंट का काम संभालती हैं जी। क्योंकि मैं पूरे टाइम फ्री नहीं रह सकता, मैं तो पेशेंट में बिजी रहता हूँ। तो मैनेजमेंट में मेरा भाई है राहुल साहू और मेरी पत्नी डॉक्टर दीपाली साहू, ये दोनों मिलके हम काम संभालते हैं जी। अब सवाल ये डॉक्टर साहब की स्थितियां, मेरे स्टाफ हैं जी जी बिल्कुल, लेकिन स्टाफ पूरी टीम इसको संभाले रखना एक बड़ी बात होती है और आपसे लोग जुड़ना तो चाहते हैं, लेकिन हो सकता है कई बार आपने महसूस किया होगा कि आपकी लोकेशन को देखकर शायद लोग आनाकानी करते हो, नहीं भाई गांव में नहीं जाएंगे। तो फिर आप कैसे लोगों को इंस्पायर करते हैं कि आपके साथ वो जुड़े? जी, एक बार और रिपीट करें, मैं सुन नहीं पाया सर। सवाल मेरा सर ये था कि अपनी टीम को आप कैसे स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, कैसे मजबूत बनाते हैं, क्योंकि आप गांव में हॉस्पिटल चला रहे हैं और गांव में लोग जाने से उन्हें लगता है कि वो अपनी शहरी चमक दमक खो देंगे, उन्हें संसाधन नहीं मिलेंगे, उनकी लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगी। तो अपनी टीम को आप कैसे मजबूत बनाते हैं, क्या उनको बताते हैं और कैसे आप अपनी टीम में नए लोगों को शामिल करते हैं? जी जी, अभी तक यही देखने में आया है। देखिए, दुनिया में हर तरह के लोग हैं। कुछ लोग केवल पैसे के लिए भागते हैं, कुछ लोग अच्छी जगह, अच्छा स्तर मतलब अच्छी जगह एनवायरनमेंट मिले वो ऐसे जगह में जाना चाहते हैं, कुछ लोग शहर में रहना चाहते हैं, कुछ लोग अच्छा काम करना चाहते हैं। तो अभी तक जो लोग मुझे जानते हैं वो समझते हैं कि हाँ, यहाँ पे जो काम हो रहा है वो जेन्युइन काम हो रहा है और यहाँ पे जिस स्तर का काम हो रहा है वो स्तर का काम कई दूसरे हॉस्पिटल्स में नहीं हो रहे हैं। तो जो मुझे जानते हैं वो मेरे साथ आ जाते हैं। बिल्कुल, आपकी पहचान आपके इस काम को आगे बढ़ाने में और ज्यादा मददगार साबित होती है, आपकी टीम भी स्ट्रांग बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर एसपी साहू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपकी जो बातें हैं उसको सुनकर लोग वाकई में आगे बढ़ेंगे, आपसे प्रेरणा लेंगे, और इसलिए हम आपको सलाम करते हैं। और कोरोना काल में गरीबों के मददगार बनने वाले कर्ज ये समाज कभी नहीं उतार पाएगा उन लोगों का, क्योंकि ऐसे लोग आगे बढ़कर काम कर रहे हैं, अपना नफा नुकसान छोड़कर दूसरों के लिए मदद कर रहे हैं। सर थोड़ा सा रुकिए, हम आपको सम्मानित करते हैं क्योंकि आपका सम्मान दूसरों लोगों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। तो जी मीडिया ऐसे योद्धाओं को सलाम करता है। डॉक्टर एसपी साहू जी, आपका हॉस्पिटल है श्री कृष्णा हॉस्पिटल, डायरेक्टर हैं आप, और आप जो काम कर रहे हैं गांव में रहकर हॉस्पिटल का संचालन कर रहे हैं, अपने आप में बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से बात करने के लिए। जी धन्यवाद। सलाम इंडिया में इतना ही, छोटा सा ब्रेक है, खबरें लगातार जारी हैं।